हम लोगों ने संविधान के भाग 3 के अंतर्गत जो मूल अधिकारों की एक श्रृंखला है, हम लोगों ने उसको एक एक करके जो है अच्छी तरह से समझ लिया। और उससे आगे हम देखते हैं कि ये जो संवैधानिक विकास का कार्यक्रम था, मूल अधिकारों का जो सिलसिला था, ये आखिरी पड़ाव पर पहुंचता। अर्थात कहने का मतलब है कि ये भाग 3 के अंतर्गत आज हम लोग आखिरी क्लास से जुड़ रहे हैं। हम लोगों ने कल की क्लास में देख लिया था कि अनुच्छेद 30, और हम लोगों ने यह भी देखा था कि अनुच्छेद 31 में क्या वर्णित था। हालांकि ये हमारे मूल संविधान में था, बाद में इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया। लेकिन हम लोगों ने कल की क्लास में अनुच्छेद 31 तक का भी देख लिया था। आज की क्लास में हम लोग उससे आगे देखने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में, रटने की जरूरत नहीं है, केवल हम समझ लेंगे तो कहीं से भी पेपर में प्रश्न आए हम लोग उसको हल कर सकते हैं। बस आप लोग केवल धैर्य पूर्वक समझिए, समझने का प्रयास करिए। केवल यहाँ बैठ के दिलो और दिमाग के साथ आप केवल समझने का प्रयास करिए। आपको रटने की जरूरत ही नहीं, कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं, केवल आप समझने का प्रयास करिए। आज हम लोग किसकी बात करेंगे? तो अनुच्छेद 31 तक का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद किसका? 32 से लेके अनुच्छेद 35 तक। आज एक क्लास में हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। रटना बिल्कुल भी नहीं, केवल हम समझ लेंगे तो आपको एक बार अच्छी तरह से समझ में आ गया। और अगर अच्छी तरह से आप समझ लिए, एक दो बार उसको रिपीट कर दिए तो ये कभी भी नहीं भूलेगा। तो हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 32 से लेके अनुच्छेद 35 तक। हम लोगों ने देखा था कि जो अनुच्छेद 35 है या 32 है, 33 है, 34 है, इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि जो भाग 3 के अंतर्गत हमें मूल अधिकार मिले हुए हैं, उन मूल अधिकारों में जो हमें कुछ ऐसे अधिकार मिले हुए हैं जिसका हनन नहीं हो सकता। तो इस अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 के बीच में क्या कहता है कि यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। किसमें? इन अनुच्छेदों में। अनुच्छेद 32 में क्या है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब यहां ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्या कह रहा है कि उपचारों की बात कर रहा है। उपचार की हमें जरूरत कब पड़ती है? जब हमें कोई दिक्कत हो। जैसे आप स्वयं अपने ऊपर देख लीजिए कि अगर आपको शरीर में कोई दिक्कत है तो आप कहाँ जाते हैं? उपचार के लिए डॉक्टर के पास। या आपको कोई और दिक्कत है तो आप कहते नहीं हम इस चीज का उपचार ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, या इस चीज का ये उपचार है, होता है ना। तो यहाँ क्या कर रहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात अगर हमें किसी भी प्रकार का संविधान से कोई दिक्कत होती है, संविधान मतलब जो संविधान में वर्णित है, अगर उससे कोई दिक्कत होती है तो क्या करता है? उपचारों की बात करता है। ये हमें उपचारों का तरीका बताता है कि आप कहाँ जाइए, किसके पास जाइए। जैसे आपकी तबीयत खराब हो गई तो लोग क्या सलाह देते हैं? लोग यही सलाह देते हैं ना, किसी डॉक्टर को दिखाइए, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, फला जगह चले जाइए, वहाँ चले जाइए, आपका जो है ये बीमारी दूर हो जाएगी। या आप किसी अन्य चीज से परेशान हैं तो लोग कहते हैं कि इस चीज का उपचार ये है, उसके पास चले जाइए तो वो आपका उपचार कर देगा, आप ठीक हो जाएंगे। तो सेम चीज यहाँ, बिल्कुल वही चीज आप यहाँ भी समझिए। ये कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कहने का मतलब कि संविधान निर्माणकर्ताओं ने इन अनुच्छेदों में संवैधानिक उपचारों का जो है प्रावधान किया है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि भाग 3 के अंतर्गत हमें मूल अधिकार मिले हुए थे, और मूल अधिकारों में यह भी वर्णित था कि ये आपके मूल अधिकारों का हनन नहीं हो सकता, ये आपको हम गारंटी देते हैं। लेकिन एक चीज बताइए, केवल लिख देने मात्र से ही क्या गारंटी मिल जाएगी? अगर केवल यह कह दिया जाए कि आपके मूल अधिकारों का हनन नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है, गारंटी तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं मिलता तो हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए आपकी तबीयत खराब है, आपको कोई दिक्कत है, आप किसी डॉक्टर के पास, अच्छे डॉक्टर के पास, जिसका सुना सुना है नाम हो, बहुत बेहतरीन डॉक्टर है, लोग कहें कि आप उसके पास चले जाइए और वो आपको उपचार बता देगा, आपको दवा बता देगा, आप ठीक हो जाएंगे। आप डॉक्टर के पास पहुंच गए और डॉक्टर ने क्या किया कि आपसे कहा कि भाई हम आपको देखेंगे नहीं, हम आपको दवा नहीं देंगे, आपको सलाह नहीं देंगे, तो क्या आप ठीक हो जाएंगे? गारंटी तो है उसकी कि अगर वो दवा लिख देगा, दवा दे देगा तो ठीक है, लेकिन अगर वो करेगा नहीं तो क्या कर लेंगे?
तो यहां क्या हुआ कि जब संवैधानिक उपचारों के अधिकार ये कहा गया कि भाग 3 के अंतर्गत कि मूल अधिकारों का आप हनन नहीं हो सकता, आपके मूल अधिकारों को रोका नहीं जा सकता, ये आपकी गारंटी है, तो वहां गारंटी में ये भी आगे लिख दिया गया कि अनुच्छेद 32 के तहत जो गारंटी है, अगर वो गारंटी नहीं मिलती तो हम किसके पास जाएंगे, किससे कहेंगे कि हमारा मूल अधिकार है, ये इसकी हमें गारंटी मिली हुई है, तो हम कहां पहुंचेंगे, अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपने मूल अधिकारों के लिए आवेदन करेंगे कि हमारे मूल अधिकारों का ये हनन हो रहा है। या हम अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप कहां अपील करना चाह रहे हैं। अपील आप दोनों जगह कर सकते हैं, लेकिन यह आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप अपील कहां करना चाहते हैं। लेकिन यहां अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर सकता है, आपको हर कीमत पे आपके मूल अधिकारों की रक्षा कर सकता है, साथ में सुप्रीम कोर्ट सुनने से मना भी नहीं कर सकता। जैसे अगर और किसी भी मामले में आप जाइए सीधे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि आप पहले लोअर कोर्ट से होते आइए, हाई कोर्ट से होते हुए आइए। लेकिन यहां पर क्या है कि आप सीधे सीधे, अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, कहने का मतलब संविधान के भाग 3 के तहत जो भी हमको अधिकार मिले हुए हैं उसमें अगर कोई भी कटौती होती है, किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, हनन होता है, तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सुनने से मना भी नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद 32 के तहत संविधान निर्माणकर्ताओं ने लिख दिया। देखिए संविधान निर्माणकर्ताओं ने कितना बेहतरीन हमारे संविधान को सजाया है। इन सब प्रावधानों के कारण ही संविधान निर्माण करने वाले प्रमुख व्यक्तित्व, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन, बिल्कुल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो प्राविधान है, ये प्रावधान हमारे संविधान के हृदय और आत्मा है। कितना ऊंची बात कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये संविधान की हृदय एवं आत्मा है। अब देखिए जो चीज हृदय और आत्मा की जिससे तुलना हो जाए, आप खुद ही समझ सकते हो कि कितनी अच्छी चीज है, कितनी उच्च चीज है। यहां संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष, जो संविधान को निर्माण करने वाले प्रमुख व्यक्तित्व थे सभी समूहों का, भाई संविधान तो एक आदमी ने लिखा नहीं, एक समूह था, एक कमेटी बनाई गई थी। उस संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा कि ये जो प्राविधान है ये इस संविधान के हृदय और आत्मा है। अब हम देखते हैं कि एक एक करके कि अनुच्छेद 32 में क्या वर्णित है, अनुच्छेद 33 में क्या वर्णित है, अनुच्छेद 34 में क्या वर्णित है और अनुच्छेद 35 में क्या प्राविधान है। सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 32। ये अनुच्छेद 32 चार खंडों में विभक्त है, इसलिए हम सबसे पहला क्या देखते हैं, अनुच्छेद 32 का 1 में क्या वर्णित है। अनुच्छेद 32 की 1 में क्या वर्णित है, यह कहता है कि आपके मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए आपका जो मूल अधिकार है, इसको अगर प्रवर्तित करवाना है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, आपके लिए आदेश देगा। किसको देगा, हम आगे देखते हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का आदेश है, इसे पावर है, इसे शक्ति मिली हुई है कि वो आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है या रिट जारी कर सकता है। तो ये अगर आपको लगता है कि हमारे मूल अधिकारों में कुछ दिक्कत हो रही है या मूल अधिकारों में कुछ कमी हो रही है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट वो आपके मूल अधिकारों को दिलाने का प्रयत्न करेगा। अनुच्छेद 32 ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 32 का 2। 32 का 2 महत्वपूर्ण क्यों है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को शक्ति दी गई है, इसमें शक्ति दे दी गई है। किसे, सुप्रीम कोर्ट को। कौन सी शक्ति दी गई है कि आपके मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है। ऑर्डर अर्थात आदेश दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, निर्देश दे सकता है या रिट जारी कर सकता है। आदेश भी दे सकता है, शक्ति है इसको, निर्देश दे सकता है या रिट जारी कर सकता है। देखिए
अभी हम आगे देखते हैं कि रिट क्या है, रिट कितने प्रकार के हैं। ये रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 32 के 2 के तहत है। इसे आदेश या निर्देश या रिट जारी करने का अधिकार दे दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 32 का 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 32 के 3 का यह प्रावधान है कि संसद को यह अधिकार है, भाई सब अधिकार संसद को है क्योंकि वो विधि बनाता है और सब कुछ विधि के अनुसार ही चलता है। तो कह रहा है कि संसद को यह अधिकार है कि वो विधि बनाए। अगर वो विधि बनाती है और चाहती है कि जो सुप्रीम कोर्ट को पावर है, जो सुप्रीम कोर्ट को शक्ति है, अभी हमने देखा ना कि सुप्रीम कोर्ट को शक्ति मिली है अनुच्छेद 32 के 2 के तहत, लेकिन अनुच्छेद 32 के 3 में जस्ट लिखा गया, तुरंत लिखा गया, संविधान निर्माणकर्ताओं ने लिखा कि अगर संसद को यह लगे कि नहीं अन्य न्यायालयों को भी अधिकार मिलना चाहिए, तो संसद विधि बना के, कानून बना के सुप्रीम कोर्ट के समान ही अन्य न्यायालयों को भी अधिकार दे सकती है। ये इससे संसद को पावर प्राप्त, संसद को शक्ति प्राप्त है कि वो विधि बनाए, कानून बनाए और ये कहे कि अन्य न्यायालयों को भी ये शक्ति प्राप्त है किसी भी मामले पे, जैसे रिट जारी करने का या ऑर्डर देने का, आदेश देने का, निर्देश देने का। तो अगर संसद विधि बना के ऐसा करती है तो अन्य न्यायालयों को भी अधिकार प्राप्त हो जाएगा। उसमें अगला क्या है, अनुच्छेद 32 का 4। इसमें क्या प्राविधान है, यह कहता है कि संवैधानिक उपबंधों के अलावा, क्या कह रहा है, कह रहा है संवैधानिक उपबंधों के अलावा संवैधानिक उपबंधों के अलावा किसी अन्य तरीके से आपके मूल अधिकारों को रोका नहीं जा सकता। सीधे सीधे लिख दिया संविधान निर्माणकर्ताओं ने कि अगर आपके मूल अधिकारों को रोकना है, स्थगित करना है, तो संवैधानिक उपबंधों का सहारा लेना पड़ेगा, अन्यथा अन्य किसी भी विधि से आपके जो मूल अधिकार मिले हुए हैं, भाग 3 के अंतर्गत जो भी मूल अधिकार मिले हुए हैं, उस पर रोक नहीं लग सकती। अगर उस पर रोक लगाना है तो आपको संवैधानिक उपबंधों का सहारा लेना पड़ेगा। इसे कब स्थगित किया जा सकता है, जैसे कभी कभी पेपर पर पूछता है कि अनुच्छेद 32 के तहत क्या मूल अधिकारों को रोका जा सकता है, तो उसमें अनुच्छेद 32 के 4 के तहत जो प्राविधान है कि संवैधानिक उपबंधों से ये व्यवस्था बनाइए, उसके बाद मूल अधिकारों को रोका जा सकता है। ये स्थगित कब किए जा सकते हैं, तो 352 अनुच्छेद 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात, आगे हम लोग पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो तो अनुच्छेद 359 के तहत, 359 के तहत राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 359 का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 20 और 21 के तहत, कौन सा, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के, ये दोनों नहीं परिवर्तित होंगे, चाहे वो राष्ट्रीय आपातकाल हो या कोई भी दिक्कत हो। कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल है, अनुच्छेद 352 के तहत घोषणा होती है, आप लोगों ने देखा था। तो 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गई और अनुच्छेद 359 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने क्या कहा कि भाग 3 के अंतर्गत जो भी आपको मूल अधिकार मिले हुए हैं सब रोक दिए गए। सब तो नहीं रुके, कौन कौन छूटा, अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो हमें अधिकार मिले हुए हैं उस पर जो है रोक नहीं लगेगी, बाकी सभी मूल अधिकारों पर रोक लग गई। अब हम देखते हैं कि जो अनुच्छेद 32 के 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति मिली है कि रिट जारी कर सकता है, तो रिट जारी कर सकता है। तो ये रिट जारी करने की शक्ति हम लोगों ने कहां से लिया, तो रिट जारी करने की शक्ति हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया। ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने रिट जारी करने का जो उपबंध था, प्रबंध था, हमने अपने संविधान में उल्लिखित किया। रिट कितने प्रकार से जारी हो सकती है, तो रिट 5 प्रकार से जारी होती है। ये अनुच्छेद 32 के 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो रिट जारी कर सकता है। तो कौन कौन सी रिट जारी करता है, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए केवल अर्थ हम समझेंगे, स्वतः इसकी व्याख्या हमको समझ में आ जाएगी। कह रहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, कहने का मतलब है, इसका अर्थ है कि शरीर को प्रस्तुत किया जाए, शरीर प्रस्तुत करना, इसका अर्थ है। देखिए कह रहा है बंदी किसे कहते हैं, जिसे गिरफ्तार करके ले जाए।
पुलिस वाले गिरफ्तार करके ले जाए, वो बंदी है। प्रत्यक्षी मतलब सामने करण करना, जो भी बंदी है उसको हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। शरीर साथ प्रस्तुत करेंगे ना, तो कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट को पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि बंदी जिसको आपने बंदी बना के रखा हुआ है, लाया हुआ है, प्रत्यक्षी हमारे सम्मुख लाया जाए। ये मत कहिए कि हमने रखा ठीक ठाक है, कुछ भी नहीं। प्रत्यक्षी सामने लाइए, करण करिए, हमारे सामने उस बंदी को आप प्रस्तुत करिए। आपको याद होगा कि जब हम लोग भाग 3 के अंतर्गत पढ़ रहे थे तो एक था कि जो गिरफ्तारी होगी तो 24 घंटे के अंदर जो है आपको न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। नहीं, सही कह रहे हो कि उसमें जो यात्रा का समय काट के, तो यहाँ क्या 24 घंटा, जैसे किसी को बंदी बना लिए तो 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में प्रस्तुत करना है। या कोई ऐसा व्यक्ति है जो दबंग किस्म का है या अन्य अपराधी किस्म का या किसी अन्य तरीके से किसी को बंदी बना लिया और उसके परिजन या उसको शुभचिंतक पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट की, साहब ये महोदय देखिए कि इस व्यक्ति को उन फला आदमी ने बंदी बना लिया है, तो वहां से सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है कि बंदी जो भी व्यक्ति है बंदी है उसे हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। ये मत हमको बताइए, ये मत हमको सुनाइए कि हम व्यक्ति ठीक ठाक है, उसको कोई दिक्कत नहीं, हम उसको बंदी बना के नहीं रखें। जो कुछ भी है वो हमारे सामने लाके करिए। कहीं कहीं पुलिस वाले पकड़ के ले जाते थे तो जो है 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत नहीं करते थे। तो इस हिसाब से अगर वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट चला गया तो उसके तहत जो पार्टी है जिसने भी बंदी बनाया है या जिसने भी रखा हुआ है वो परेशानी में फंस सकता है। तो यहां पर यही कह रहा है बंदी को हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया जाए, किसी भी कीमत पर किसी भी तरीके से उसको सशरीर प्रस्तुत किया जाए, हमारे सम्मुख उसको प्रस्तुत किया जाए। यहां पर कभी कभी होता है कि ये कब प्रस्तुत करने का रिट जारी नहीं कर सकता या कब ये नहीं जारी करता, नहीं बंदी को प्रत्यक्षीकरण हमारे सम्मुख ही करिए। तो यहाँ कब नहीं करता है कि आपको याद होगा कि हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उसमें कि निवारक निरोध अधिनियम था। निवारक निरोध अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति बंदी बनाया गया है तो उसे इस रिट के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार नहीं मिलेगा। अगर निवारक निरोध अधिनियम के तहत वो बंदी है तो उसे इस अधिकार का जो है लाभ नहीं मिलेगा। या कोई व्यक्ति है न्यायालय की अवमानना किया हो या विधानमंडल की अवमानना किया हो तो उसमें भी इस बंदी प्रत्यक्षीकरण का लाभ उसको नहीं मिलेगा। या न्यायालय की अभिरक्षा में, अरे भाई न्यायालय की अभिरक्षा में, अभिरक्षा का मतलब बंद हो, न्यायालय की देखरेख में जेल में बंद हो, तो फिर कहां से ये जारी होगा? नहीं बंदी को प्रत्यक्ष करिए। भाई आप ही अगर किसी को बंदी बना के रखे हैं, आपको ही आदेश देना है, तो क्या आपको पता नहीं वो व्यक्ति ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी वो सुरक्षित ही है। तो इस तरीके से ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार कुछ मामलों में लागू नहीं होता। एक बाद हो गया इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण को लेके, बाद क्या होगा? एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, ये कब हुआ? 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें व्यवस्था बनाई कि एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी जो हम लोगों ने देखा ना कि अनुच्छेद 32 के 4 के तहत ये व्यवस्था बनी थी कि अगर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो 359 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकता है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे मौलिक अधिकारों को रोक दिया जाए। लेकिन इसमें फैसला हुआ, एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला वाले 1976 में फैसला हुआ कि 359 जो अनुच्छेद 359 है उसके तहत भी बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार नहीं छीना जा सकता। किसके तहत? अनुच्छेद 359 में जो प्राविधान है कि केवल 20 और 21 को छोड़ दिया जाए, बाकी उसे सभी मौलिक अधिकारों को रोक दिया जाएगा। लेकिन यहाँ एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया। नया आदेश क्या जारी किया कि अगर 359 लागू है, राष्ट्रपति ने घोषणा कर दिया, उसके बाद ही बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार के तहत उस व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता। अब अगला हम देखते हैं कौन सा रिट था। दूसरा है परमादेश। इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं, आदेश देते हैं। चलिए ठीक, पूरा परमादेश कहने का मतलब है कि हम आदेश देते हैं, परम आदेश, हम विशेष आदेश देते हैं। विशेष आदेश क्या देते हैं? भाई कोई दिक्कत होगी तभी तो कोई आदेश देता है। कहता है कि हम आदेश देते हैं, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च पावर,
सर्वोच्च पावर क्या कहती है कि हम आदेश देते हैं। किसे आदेश देते हैं भाई? ये देखिए, व्यक्ति के खिलाफ आदेश नहीं जारी होता, अभी हम इसको समझेंगे। तो क्या कहता है कि हम किसको आदेश दे रहे हैं? लोक प्राधिकारी। लोक प्राधिकारी, सरकार, अधीनस्थ न्यायालय या निगम। देखिए, कहने का मतलब यह है कि जो कोई भी व्यवस्था बनाने वाला है, जो भी कोई व्यवस्था बनाने वाले लोगों का समूह है, उनको हम आदेश देते हैं, विशेष आदेश देते हैं। आदेश कब जारी होता है? कोई दिक्कत होती तभी तो आदेश जारी होता है। तो ये क्या कहता है कि चाहे लोक प्राधिकारी हो, सरकार हो, अधीनस्थ न्यायालय हो या निगम, व्यवस्था बनाने वालों को हम आदेश देते हैं। आदेश देने का कब जरूरत पड़ती है? थोड़ा सा आप समझिए। समझने का मतलब यह है कि जैसे आपके यहाँ कोई विवाद है, हम यूं समझते हैं कि दो गुटों में विवाद है एक जमीनी टुकड़े को लेके। जैसे मान लीजिए ये जमीन का टुकड़ा है और एक पक्ष ये ए कह रहा है कि ये हमारा यहां तक है, और बी कह रहा है, बी वाला कह रहा है कि हमारा यहां तक है। अब देखिए, इतने जमीन का मामला विवाद हो गया। अब दोनों आदमी पहुंच गए कोर्ट। कोर्ट ने फैसला किया कि ए के पक्ष में। ए से कहा कि नहीं नहीं, आपकी जमीन यहां तक है। हम जमीन का इसलिए उदाहरण दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ए का फैसला हुआ कि ये यहां तक है, और लेकिन ये बी वाला क्या है कि इसके साथ काफी लोग हैं। कहने का संक्षेप में हम समझे दबंग किस्म का है। ये दबंग किस्म का व्यक्ति है। अब ये ने कहा कि नहीं भाई, अब कोर्ट ने फैसला कर दिया कि ये जमीन आपकी है, ये जमीन हमारी है, तो आप छोड़ दीजिए। ए ने, बी ने क्या कहा कि हम जमीन पर काफी दिनों से कब्जा जमा के बैठे हुए हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या होगी? अब एक कमजोर है, अकेला व्यक्ति है। अब यहाँ क्या हुआ कि ये आदेश व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं जारी होता, एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं जारी हो सकता। अब ए अकेला है। अब अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है? अब इससे लड़ाई भी नहीं कर सकता। फैसला तो इसके पक्ष में हुआ है, फैसला ए के पक्ष में हुआ, लेकिन जमीन पर कब्जा कौन करके बैठा हुआ? बी करके बैठा हुआ। अब ये क्या पहुंचेगा? पुनः सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा कि महोदय देखिए, हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है, फैसला तो हमारे पक्ष में है, लेकिन बी जो है हमें कब्जा नहीं करने दे रहा है। तब यहां पर क्या करता है सुप्रीम कोर्ट? इस परमादेश को जारी कर देता है कि वहां के जो भी अधिकारी हैं, व्यवस्थापक हैं, कौन, चाहे लोक प्राधिकारी हो, सरकार हो, अधीनस्थ न्यायालय हो, निगम अर्थात व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं, जाके वहां पर व्यवस्था बनाइए। आप लोगों ने सुना भी होगा कि न्यायालय के आदेश के अनुसार उसको कब्जा दिलाया गया। तो यही परमादेश है। इसी आदेश के तहत उस व्यक्ति को उस पर अधिकार दिलाया जाता है जो न्यायालय ने फैसला दिया है। यहां से एक चीज हम लोग और देखते हैं कि यह परमादेश किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकता। जैसे हमने कहा ना कि व्यक्ति के खिलाफ नहीं, अकेला व्यक्ति तो ऐसे कमजोर है, उसे क्या आदेश देने की जरूरत है? तो यह कह रहा है कि व्यक्ति के खिलाफ नहीं जारी हो सकता। या ऐसे पद पर कोई बैठा हुआ है जिसे विवेकाधीन अधिकार मिला हुआ है कि उसका विवेक है, वो कार्य करे ना करे, उसके खिलाफ कोई कार्य नहीं हो सकता, तो उसके खिलाफ भी परमादेश जारी नहीं हो सकता। या राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल पावरफुल व्यक्ति है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को खुद ही विशेषाधिकार प्राप्त है, तो उसके खिलाफ परमादेश जारी नहीं हो सकता। या हाई कोर्ट के न्यायाधीश और जो न्यायाधीश हैं उनके खिलाफ भी परमादेश जारी नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करे, नहीं नहीं इस मुकदमे में ये फैसला करिए या इस मुकदमे को इस तरह से देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। यहां पर क्या व्यवस्था बनाई गई कि इन सब चीजों को छोड़ के सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो रिट जारी कर सकता है, रिट के तहत परमादेश दे सकता है। अगला हम देखते हैं कौन सी रिट है। अगला है प्रतिषेध। इसका अर्थ है मना करना। देखिए, मना किसे किया जाता है? हमने कहा ना कि और समझ लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, इसकी व्याख्या स्वतः ही पता चल जाएगी। प्रतिषेध के तहत जो सुप्रीम कोर्ट प्रतिषेध जारी करता है, उसके तहत क्या है, हम मना कर रहे हैं। मना किसे किया जाता है? भाई कोई काम जारी रहेगा तभी तो कहा जा सकता है कि रोक दीजिए। तो यहां कह रहा है, देखिए यहां थोड़ा सा फर्क समझ लीजिए कि उसके आगे रिट जारी होती है उत्प्रेषण। प्रतिषेध और उत्प्रेषण में यही अंतर है। अंतर क्या है कि अगर कार्य जारी है तो सुप्रीम कोर्ट प्रतिषेध जारी करता है, और अगर कार्य हो गया है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट उत्प्रेषण का जो है तहत रिट जारी करता है। तो यहां प्रतिषेध क्या कर रहा है? मना करना। हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो कार्य आप कर रहे हैं इसको रोक दीजिए।
जैसे किसी के खिलाफ जारी होता है तो किसे आदेश जारी करता है, तो न्यायिक और अर्ध न्यायिक, न्यायिक कर्मचारी हो या अर्ध न्यायिक कर्मचारी हो, इनके खिलाफ ये रिट जारी होती है। इसमें कभी कभी न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके भी कार्य करना शुरू करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या करता है, अनुच्छेद 32 के तहत कि आपको प्रतिषेध रिट जारी कर सकता है। और रिट में क्या कहता है कि आप इस कार्य को मत करिए, आप अपने दायरे से आगे जा रहे हैं। अगर मामला आपके दायरे में है तो ये रिट जारी नहीं होगा, लेकिन कभी कभी न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर भी जाके कार्य करने का प्रयास करता है, तो उस समय यह प्रतिषेध जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। वो अगला कौन सा है, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण तो इसका अर्थ है समुचित या पूर्णतया। देखिए कह रहा है कि आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है, अगर कार्य जारी है तो आपको प्रतिषेध के तहत, हमने बताया कि प्रतिषेध जारी करता है, प्रतिषेध के तहत रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर कार्य हो गया है तो उत्प्रेषण के तहत रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। तो अब यहां पर उत्प्रेषण आ गया, यही न्यायिक और अर्ध न्यायिक लोगों को ये जारी करता है और कहता है कि आप अपना कार्य समुचित ढंग से करिए। या हम इसको समझने के लिए यूं कर सकते हैं कि स्टे नहीं होता है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि स्टे ले लिया, फला आदमी ने इसके खिलाफ स्टे ले लिया। स्टे का मतलब कार्य रुक गया, जहां जैसे है यथास्थिति बन गई। तो यहां कह रहा है समुचित या पूर्णतया, आप जो न्यायिक अर्ध न्यायिक कर्मचारी हैं उनके खिलाफ ये उत्प्रेषण का अधिकार जारी तहत रिट जारी करता है। और रिट जारी करने में कहता है कि आप अपना कार्य समुचित ढंग से करिए, पूर्णतया करिए। अगला क्या है, अधिकार प्रेक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब है कि आपकी अथॉरिटी क्या है, आपका अधिकार क्या है। जैसे मान लीजिए आप किसी पावरफुल व्यक्ति के संपर्क में हैं, आपने किसी ऐसे पद पर बैठ गए कि जिसके योग्य आप है ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि इस अनुच्छेद 32 के तहत जो रिट जारी करने का अधिकार है, अनुच्छेद 32 के 2 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है, उसके तहत अधिकार परीक्षा के तहत आपसे पूछता है कि आपकी अथॉरिटी क्या है, आप इस पद पर बैठे हुए हैं, तो इस पद की योग्यता या मानकों को आप पूरा करते हैं कि नहीं। आप इस पद पर तो बैठ गए, लेकिन क्या आप इस पद के योग्य हैं। तो इसके तहत अधिकार परीक्षा के तहत सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के 2 के तहत इसे व्यवस्था बनाई गई कि वो पूछ सकता है कि आप जो है इस पद पर क्यों बैठे हुए हैं। अगर आप इस पद के योग्य नहीं हैं तो इसके तहत आपको पद से हटाया जा सकता है, आपको सजा भी सुनाई जा सकती है। लेकिन अधिकार परीक्षा के तहत जो रिट जारी करने का अधिकार है उनके खिलाफ नहीं जारी हो सकता जो कोई भी पद किसी के प्रसाद पर्यंत प्राप्त किए हो। किसके तहत, प्रसाद पर्यंत पद प्राप्त करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अधिकार परीक्षा के तहत रिट जारी नहीं हो सकती। अधिकार परीक्षा के तहत रिट जारी नहीं हो सकती किसके खिलाफ, प्रसाद पर्यंत पद जो पाया हुआ है। अब प्रसाद पर्यंत पद कैसे मिलता है, जैसे मंत्री जी हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो पद पाते हैं। भाई कौन सा पद दिलाता है। या हम कहें कि महान्यायवादी हैं तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये लोग पद पाते हैं। तो इनके जो खिलाफ अधिकार परीक्षा के तहत रिट जारी नहीं हो सकती। अब हम लोगों ने देख लिया कि रिट जारी करने का अधिकार क्या है, अर्थात अनुच्छेद 32 के तहत क्या क्या प्राविधान है। आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि जो मूल अधिकारों पर रिट जारी करने का अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत है। केवल अनुच्छेद 32 क्या कहता है कि अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो रिट जारी कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है, निर्देश जारी कर सकता है। लेकिन अगर संसद ये चाहे, संसद चाहे तो अनुच्छेद 139 के तहत, अनुच्छेद 139 व्यवस्था बनाई गई है कि संसद अगर चाहे, कौन चाहे, संसद चाहे, संसद विधि बना के,
संसद विधि बना के चाहे तो अन्य मामलों में भी ये अधिकार दे सकती है कि सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति दे सकती है कि अन्य मामलों में भी आप रिट जारी कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 139 के तहत संसद को ये अधिकार है कि वो विधि बनाए और विधि के तहत ये प्रावधान कर दे कि अन्य मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट को रिट, आदेश या निर्देश जारी करने का अधिकार है। अब हम लोगों ने अनुच्छेद 32 को देख लिया, हम देखते हैं अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? देखिए, कह रहा 3(3) अर्थात कुछ विशेष बात है इसमें। विशेष बात क्या है? ये सीधे सीधे अनुच्छेद 13 के 2 का अपवाद है, या हम यूं कहें कि भाग 3 का अपवाद है। भाग 3 का अपवाद है। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकारों में क्या व्यवस्था बनाएगी? आपको गारंटी का आपके मूल अधिकारों का हनन नहीं होगा। तो अनुच्छेद 33 में क्या है कि भाग 3 का अपवाद है। भाग 3 का अपवाद क्यों है हम देखते हैं। जैसे हमने यहां लिख दिया ना कि अनुच्छेद 13 के 2 में, अनुच्छेद 13 के 2 में क्या व्यवस्था है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा। कह रहा है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जिसके तहत भाग 3 के अंतर्गत मिलने वाले अधिकारों को रोका जाए। क्या कह रहा है कि भाग 3 के अंतर्गत जो अधिकार मिले हुए हैं, भाग 3 के अर्थात मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, उसको रोका जाए। राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता, कोई भी विधि ऐसी नहीं बना सकता कि जिससे भाग 3 के अंतर्गत जो अधिकार मिले हुए हैं वो उसको रोक जाए या रोक लगा सकते हैं। अब यहां अनुच्छेद 33 में क्या कहता है कि संसद को अधिकार है। देखिए, कह रहा है संसद के पास पावर है, संसद विधि बना सकती है। क्यों? विशिष्ट वर्गों के संबंध में। किसके संबंध में? विशिष्ट वर्गों के संबंध में, विशिष्ट प्रयोजनों हेतु। देखिए, संविधान निर्माणकर्ताओं ने कितना बेहतरीन सोच विचार के जो है कार्य किया है, कितने बेहतरीन तरीके से वो सजा। अभी हम समझेंगे तो स्वतः समझ में आएगा कि नहीं नहीं ये भी व्यवस्था जरूरी थी। कह रहा है विशिष्ट वर्गों के संबंध में विशिष्ट प्रयोजन हेतु संविधान में यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 33 के तहत विशिष्ट वर्गों के संबंध में विशिष्ट प्रयोजनों हेतु संसद को यह अधिकार है कि आपके मूल अधिकारों को रोक सकती है। आपको जो संवैधानिक गारंटी मिली हो, मौलिक अधिकारों की गारंटी मिली है, उसको रोक सकती है कानून बना के। कब? विशिष्ट वर्गों के संबंध में विशिष्ट प्रायोजन है। जैसे आप यूं समझिए कि जो सबको मूल अधिकार मिले हुए हैं, हमारे यहाँ जितने भारत के नागरिक हैं सबको मूल अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन अगर वही अधिकार हर व्यक्ति को मिल जाए, चाहे वो किसी सरकारी पद पे हो या किसी पावरफुल, उससे भी पावरफुल व्यक्ति हो कि जिसके अंदर में सब कुछ हो, अगर सबको ये मिल जाए तो क्या व्यवस्था बनाई जा सकती है? हम ये एक करके यूँ समझते हैं। जैसे मान लीजिए सेना है, सेना का कार्य क्या है कि जब कहीं अव्यवस्था फैल जाए वहाँ भी सेना लगाई जाती है। या यूँ समझे कि किसी देश से लड़ाई हो गई, अब लड़ाई हो गई तो अनुच्छेद 23 आपको याद होगा क्या कहता है कि बलात्संग नहीं है, मैंने जोर जबरदस्ती किसी से कार्य नहीं करवाया जा सकता। अब लड़ाई शुरू हो गई, सेना के कुछ सैनिकों ने कहा भाई हम तो लड़ने नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी मर्जी है, हम नहीं लड़ने जाएंगे। भाई युद्ध में क्या होता है कि आप घायल भी होते हैं, किसी को मारते भी हैं, स्वतः भी शहीद हो सकते हैं। तो वहां पर सेना के कुछ जवानों ने क्या कहा कि हम लड़ने नहीं जाएंगे। अब लड़ने नहीं जाएंगे तो दूसरा देश जो विजयी हो जाएगा। अब जब देश ही नहीं रहेगा तो मूल अधिकार रह के हमारे क्या करेंगे? तो इसमें क्या व्यवस्था बनाई गई कि विशिष्ट वर्गों के संबंध में, सबकी बात नहीं कर रहा, विशिष्ट वर्गों के संबंध में विशिष्ट प्रयोजनों हेतु संसद को यह अधिकार है कि आप मुख्य मूल अधिकारों को रोक सकती है। अगर सेना के मूल अधिकार को नहीं रोका जाएगा तो अनुच्छेद 23 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा, और जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा सुप्रीम कोर्ट सीधे कहेगा भाई अनुच्छेद 23 के तहत इसको व्यवस्था है, नहीं लड़ने जाएगा। और लड़ने नहीं जाएगा तो दूसरा देश आके आपके यहाँ कब्जा कर लेगा। कब्जा कर लेगा तो आपका मूल अधिकार क्या करेगा? रख के उसको मूल अधिकार के लेके ढोएंगे आप, मूल अधिकार रहेगा ही नहीं। या यूं कहिए कि दूसरा तरीका क्या है, पुलिस है पब्लिक व्यवस्था बनाने के लिए। अब ऊपर से आदेश क्या आया कि जो यह जैसे लोग धरना देते हैं या कहीं सामूहिक तरीके से विरोध करते हैं तो वहाँ क्या आदेश आता है? आदेश ऊपर से आया कि आप इनको केवल
दहशत में डालिए, डरवाइए कि आपके ऊपर ये धारा लग जाएगी, आपके ऊपर वो धारा लग जाएगी, या आपको जो है देख नहीं करते हैं देखते दंगा गोली मार दीजिए। पुलिस तभी गोली मारती है जब आप अपने सीमा को पार कर जाते हैं। ऊपर से आदेश आया कि केवल ऐसे ही जनता में फैलाइए ताकि जनता जो व्यवस्था बनाने में सहयोग करना शुरू कर दे। और आप आए तो उन्होंने क्या कहा कि हमारा तो भाई विचार अभिव्यक्त की आजादी है। आप आए वहां माइक लगा के बोल दिए कि नहीं, आदेश ऐसा है कि आप लोग यहाँ से हटने के लिए, आपको केवल दहशत में डालने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ऐसा होगा कुछ नहीं। तो आप बताइए व्यवस्था बन सकती है? तो यहां पर उसी लिए कह रहा है कि विशिष्ट वर्गों के संबंध में विशिष्ट प्रयोजनों हेतु, तो ये अगर उनको भी वही मौलिक अधिकार मिलेगा तो कहेंगे भाई हमको विचार अभिव्यक्त की आजादी है। विचार अभिव्यक्त की आजादी के तहत हम कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी पद पर हैं या विशिष्ट में आते हैं तो आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा, आपके मौलिक अधिकारों को रोका नहीं जाएगा, तो आप विचार अभिव्यक्त के तहत कुछ भी बोल सकते हैं। या जैसे आप रा में हैं, ईडी में है, सीबीआई में है, किसी बड़े पद पर है, आपके हाथों में देश की कई गोपनीय सूचनाएं भी होती हैं। अब गोपनीय सूचनाओं को आपने कहा कि नहीं हमें स्वतंत्रता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। आपने वो गोपनीय सूचना किसी को लीक कर दिया। जैसे अभी पीछे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, और सर्जिकल स्ट्राइक की गोपनीय सूचना अगर कहीं मिल गई होती पाकिस्तान वालों को तो तैयार नहीं होते। तो अगर इनके मूल अधिकारों को रोका नहीं जाता, अगर मूल अधिकारों के तहत ये नई व्यवस्था बनाई जा सकती कि आपके मूल अधिकारों को रोक दिया गया है, तो वो कुछ भी कर सकते, कुछ भी स्वतंत्रता है। तो इसलिए अनुच्छेद 33 का भी प्रावधान करना अनिवार्य था। समझ में आया आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत? चलिए ठीक, आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 34। किसी को कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? ठीक। अनुच्छेद 34 क्या कह रहा है कि सेना विधि लागू हो। सेना विधि, मार्शल लॉ, सेना विधि अर्थात मार्शल लॉ, इसे आसानी से आप समझ सकते हैं, मार्शल लॉ, या हम कहें कि सेना कानून। सेना कानून, सेना कानून लागू कब होता है? जब हमारी सिविल सेवा, जो ऐसे डीएम साहब, एसपी साहब, यानी जो ऐसी स्थिति है कि जो अभी सुचारू ढंग से बराबर चलती हो सिविल सेवा, अगर ये विफल होती है तो हम किसे बुलाते हैं? सेना को बुलाते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जब कहीं भी अव्यवस्था ऐसी फैलती है कि सिविल सेवा के कंट्रोल से बाहर हो जाए, उसके दायरे से बाहर होना शुरू हो जाए, तो वहां पर सेना को उतारा जाता है। और सेना जब आती है तो वो अपने हिसाब से कानून लागू करती है। उसमें सिविल सेवा के तहत जो सिविल प्रोसेस है उसके तहत वो व्यवस्था बनाने की कोशिश नहीं करती है। उनका अपना फंडा है, उनका अपना कानून है। जैसे वो आते हैं तो अपने हिसाब से कानून लागू करते हैं। हालांकि कई आरोप ऐसे भी लगे कि उसमें ये लोग मानवाधिकार का उल्लंघन करते हैं या गलत तरीके से दुरुपयोग भी करते हैं। तो यहाँ वही कह रहा है कि अनुच्छेद 34 सेना विधि, अगर किसी राज्य में सेना विधि लागू है, मार्शल लॉ लागू है, कानून लागू है, तो वहां पर ये अपने हिसाब से व्यवस्था बनाने का पूरा हक है इनको। आप अपने हिसाब से अपना कानून लागू कर सकते हैं। किस लिए? जैसे मान लीजिए सेना, तो उसमें क्या कहता है कि राज्य या संघ की सेवा में लगे हुए सरकारी या गैर सरकारी, कोई भी व्यक्ति हो, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, अगर उसमें व्यवस्था की स्थापना करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, किसकी? व्यवस्था की स्थापना के लिए, व्यवस्था की स्थापना के लिए आप प्रयास कर रहे हैं और उसमें आपसे कुछ गलती हो गया, जैसे डीएम साहब, एसपी साहब, या जो प्रशासनिक व्यवस्था हमारी है, सिविल से व्यवस्था, इनसे अगर कोई गलती होती है तो ये जो है आप ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि सेना का एक अलग न्यायालय है, जहां नहीं सुनते हैं कि कोर्ट मार्शल हो गया, फलान कर्मचारी का कोर्ट मार्शल हो गया, तो इनका एक अलग न्यायालय है। लेकिन यहाँ क्या कहता है कि सेना विधि लागू जिस राज्य में है, अगर वहां पर सरकारी या गैर सरकारी व्यक्ति हैं और उसमें शांत व्यवस्था की स्थापना करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसमें उनसे कोई गलती हो जाती है, भाई व्यवस्था बनाने के लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ सकता है। वैसे इनके लिए भी है व्यवस्था कि अपने कानून में, अपने न्यायालय में जाएंगे अगर ये गलत करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या व्यवस्था है कि अगर उनसे किसी प्रकार की कोई गलती होती है तो संसद क्या करेगी कि विधि बनाएगी और विधि के तहत ये व्यवस्था कर देगी कि नहीं, कोई बात नहीं, इनसे गलती हो गई है, इनको क्षमा किया जाए।
तो क्षमा करने का प्रावधान कहां से बनेगा? तो संसद को यह अधिकार है कि वह विधि बनाए। किसके लिए? सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी जो राज्य में व्यवस्था फैली है और वहां सेना विधि लागू है, अगर उसके तहत किसी से कोई गलती होती है तो उसके लिए दंड का प्रावधान नहीं करेंगे, संसद कानून बना देगी, भैया इनको क्षमा कर दिया जाए। अब हम अगला देखते हैं अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? भाग 3 के अंतर्गत यह आखिरी अनुच्छेद है। अनुच्छेद 35 क्या कहता है कि संसद को, अभी हम लोगों ने देखा ना हर जगह संसद की बात कर रहा है कि संसद को विधि बनाने की शक्ति है, तो अनुच्छेद 35 में स्पष्ट उल्लेख कर रहा है कि संसद को किन अनुच्छेदों पर कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेदों पर केवल संसद ही विधि बना सकती है। तो यहां कह रहा है अनुच्छेद 35 संसद को विधि बनाने की शक्ति। संसद को विधि बनाने की शक्ति किस किस अनुच्छेद पर है? जैसे केवल वहां पर संसद को शक्ति दी गई है कि इन अनुच्छेदों पर केवल संसद जो है विधि बनाएगी। विधानमंडल जो है उस पर शक्ति ऐसी है ही नहीं है कि वो विधानमंडल भी उस पर कुछ जो सुधार करे या उस पर सलाह दे। केवल इन अनुच्छेदों पर संसद को ही कानून बनाने का अधिकार दिया गया। कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो सबसे पहला अनुच्छेद हम देखते हैं 16 का 3। आपको याद होगा 16 का 3 क्या कहता था? निवास संबंधित मामले की बात करता है 16(3). अनुच्छेद 16 का 3 क्या कहता है? निवास से संबंधित जो भी मामला है उस पर फैसला कौन करेगा, उस पर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। या हम इसको यूं समझे कि जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार है, वह विधि बनाए कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र वाले आ नहीं सकते, बिहार वाले नहीं आ सकते, क्योंकि हमारा एक छोटा दायरा है ना। उत्तर प्रदेश एक छोटे से बॉर्डर में है। भाई बॉर्डर मतलब सबसे बड़ा प्रांत है, सबसे ज्यादा जनसंख्या मामला ये नहीं है, लेकिन एक अगर प्रांत के तरीके से देखें तो केवल एक प्रांत है। इस पर अगर वो कानून बनाना शुरू कर दे अन्य प्रांतों को रोक देगा। अगर इस पर सरकार जो संसद का मतलब पूरा भारत उसके लिए एक है। हमारा जो बंटवारा है महाराष्ट्र, बंबई, महाराष्ट्र हो गया या गुजरात हो गया, बिहार हो गया, ये जो अलग अलग भागों में हमको बांट के रखा गया कि अलग अलग राज्य हैं, व्यवस्था बनाने के लिए है। लेकिन अगर हम अपने ही व्यवस्था में देखें तो हम सोचते हैं कि हमारे ही नागरिक हैं, बाकी सब दूसरे जगह के रहने वाले हैं। लेकिन अगर भारत का जो प्रधानमंत्री है या भारत की जो संसद है उसके लिए संपूर्ण भारत एक है, चाहे वो किसी भी प्रांत का रहने वाला हो, तो उस पे अगर संसद कानून बनाएगी तो सभी के लिए समान बनाएगी, वो भेदभाव तो करेगी नहीं। इसलिए क्या है कि अनुच्छेद 16 के 3 के तहत यह व्यवस्था बनाई गई कि इस पर केवल संसद को विधि बनाने का अधिकार है। या अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 क्या है? बिल्कुल अस्पृश्यता का अंत। किसी को कोई दिक्कत? अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। इस पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको है? केवल संसद को है। या अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 बलात्श्रम। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? बलात्श्रम। इस पर भी कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। जोर जबरदस्ती वाला कानून नहीं कह बनाएंगे, भाई जबरदस्ती किसी से श्रम नहीं करवाएंगे, तो कानून कौन बनाएगा? केवल संसद को यह अधिकार है। या अनुच्छेद 32 के 3 में क्या प्रावधान है कि संसद को यह शक्ति है। 32 का 3, अनुच्छेद 32 के 3 में क्या है कि संसद को यह शक्ति है, संसद को यह पावर है कि वो विधि बनाए और विधि बना के सुप्रीम कोर्ट के समान अन्य न्यायालयों को भी शक्ति दे सकता है। किसको पावर है? संसद को। उसमें तो साफ साफ कह रहा है कि संसद को शक्ति है कि अनुच्छेद 32 के 3 के तहत वो अन्य न्यायालयों को भी शक्ति दे सकता है। या अनुच्छेद 34 सेना विधि लागू हो। इस पर सेना किसके अंदर में होती है? तो सेना जो केंद्र सरकार के अंडर में होती है, तो कानून कौन बनाएगा? सेना बनाएगा। या हम यूं कहें कि अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 पर कौन कानून बनाता है? अभी हमने देखा ना कि भाग 3 का ये अपवाद है, इस पर कानून कौन बनाएगा? तो इस पर कानून संसद बनाएगी। इन अनुच्छेदों पर केवल संसद को, केवल संसद को विधि बनाने का अधिकार है, राज्य विधानमंडल को अधिकार नहीं है। आज की क्लास में बस इतना ही। इससे आगे जो है हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं।